वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो एक पॉलिटिकल टॉपिक है। ईरान के ऊपर हुए अमेरिकी हमले के बाद ईरान के अंदर अस्थिरता है। कोई भी देश जिसके ऊपर हमला हुआ होता है और युद्ध की स्थितियाँ होती हैं, वो देश कैसा भी दिखे पर वो मूल रूप से अस्थिरता की तरफ होता है। पाकिस्तान तो जिस दिन से बना उस दिन से ही अस्थिर है। बांग्लादेश बनने के बाद जब उसके अंदर ये रिजीम चेंज का काम हुआ, मोहम्मद यूनुस नाम का एक बेवकूफ़ आके बैठा, तब से बांग्लादेश भी पूरी तरह से अस्थिर है। तो भारत के एक तरफ है बांग्लादेश जो अस्थिर है, एक तरफ पाकिस्तान जो स्टार्ट से ही अस्थिर है, फिर है ईरान, वहाँ पे भी समस्याएं चल रही हैं। एक देश है नेपाल। नेपाल के अंदर भी राजतंत्र जाने के बाद से निरंतर राजतंत्र वापस लाने की, लोकतंत्र को हटाने की मांग चल रही है, प्रदर्शन चल रहे हैं। नेपाल भी पूरी तरह से एक अस्थिर व्यवस्था है। तो ये चारों तरफ भारत की स्थिति है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि अस्थिर राष्ट्र खतरनाक तो होते हैं, एक तरह की समस्या तो होते हैं। आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से अगर कोई राष्ट्र अस्थिर है तो उसमें एक प्रकार की समस्या तो है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि वो अस्थिर राष्ट्र अगर आतंकवाद या किसी उग्र विचारधारा से प्रभावित हो, इन्फेक्टेड हो, तो वो दोगुना खतरा बन जाता है। सबसे पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, परंतु ये परमाणु शक्ति संपन्न देश पूरी तरह से आतंकवादी और उग्र गतिविधियों से इन्फेक्टेड है। यहाँ के लोगों को बम बांध के फटना, बंदूकें उठा के लड़ना, हमले करना, इसके अलावा और किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती है। इनकी सभी शिक्षाओं का आधार, यानी ऐसा नहीं है ये गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, भूगोल ये सब नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ इनके यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई साइंटिफिक या आर्टिस्टिक काम नहीं हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पर सबका बेसिक, सबका कोर, सबके अंदर जो मिश्रण है वो है एक कट्टर विचारधारा। और ये जो कट्टर विचारधारा इनके अंदर भरी जाती है, इनके अंदर बह रही है, इनकी रग रग के अंदर, इसके साथ ये एक आतंकवादी देश है, ये इन्फेक्टेड देश है, एक उग्र विचारधारा से, हिंसक विचारधारा से इन्फेक्टेड देश है। और उसके साथ ही ये पूरी तरह से अस्थिर भी है। कितने ही राजनेताओं की, प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्राध्यक्षों की इस देश में हत्या हो गई है, कितनी बार मिलिट्री को हुए हैं, बलूचिस्तान की अलग मांग चल रही है और तरह के अलग इसके अंदर दंगे फसाद चल रहे हैं। तो एक पूरी तरह से गरीबी से जूझता हुआ राष्ट्र जो चीन और अमेरिका के पैसों पर निर्भर है, जहाँ लोगों को पैसे के लिए, खाने के लिए बड़ी मुसीबत है। दूसरी समस्या, जहाँ पे लोगों के अंदर हिंसक विचारधारा को पूरी तरह से इंजेक्ट कर दिया है। इन्फेक्टेड है, लोग पूरी तरह से हिंसा से प्रभावित हैं, हमेशा हिंसा की बात सोचते रहते हैं। वॉयलेंट, हत्या, बम से आगे फूट जाना, मार देना, मर जाना, ऐसी बातों में जिनकी खोपड़ी लगी रहती है। और फिर तीसरी समस्या कि ये अस्थिर हैं। यहाँ पे अलग अलग राष्ट्रों की अलग अलग तरह की मांग चल रही है। चीन ने अपने कॉरिडोर के लिए अलग ज़मीन खरीद रखी है, चीन अलग काम कर रहा है, बलूचिस्तान वाले अलग मांग रहे हैं, सारी समस्याएं फैली हुई हैं। तो इस तरह का पूरी तरह से एक समस्याग्रस्त राष्ट्र है पाकिस्तान। अगली बात आती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ तो उससे बहुत सी उम्मीदें थी भारत को भी और स्वयं बांग्लादेश के नागरिकों को भी। लेकिन पाकिस्तान से जुड़ा होने के कारण, पाकिस्तान से पूर्व में जुड़ा हुआ होने के कारण और बाद में भी किसी न किसी प्रकार से पाकिस्तान का वहाँ पर इंटरफेयर है, क्योंकि आखिर तो वो पाकिस्तान का एक हिस्सा था। तो बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी प्रभाव उसके निर्माण के बाद भी बना रहा और उस पाकिस्तानी प्रभाव का असर ये हुआ कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो पाकिस्तान की ही तरह एक उग्रवादी, हिंसक, आतंकवादी मानसिकता से प्रेरित रहे कि हर नॉन मुस्लिम को मार दो। हमारे देश के अंदर अगर सुरक्षा चाहिए तो नॉन मुस्लिम हमारे पैरों तले दबे हुए, कुचले हुए होने चाहिए। नॉन मुस्लिमों को कोई भी राइट नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार की भी सुविधा नहीं होनी चाहिए। जब तक नॉन मुस्लिम्स दबे कुचले बर्बाद नहीं होंगे, हम सुरक्षित नहीं हो सकते। इस तरह की हिंसक विचारधारा, कट्टर अलगाववादी विचारधारा भी बांग्लादेश के अंदर फैली। और उसी का परिणाम है कि जैसे ही शेख हसीना के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ, एक हिंसक गतिविधि शुरू हुई, उसके बाद पूरा बांग्लादेश चल उठा। वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, सभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ
बहुत तीव्र हिंसा आरंभ हो गई जो अभी तक चल रही है। तो बांग्लादेश एक गरीब, कमज़ोर, समस्याग्रस्त राष्ट्र तो था ही, पहले से था, स्टार्टिंग से। अब ये बांग्लादेश साथ ही साथ एक आतंकवादी, उग्रवादी राष्ट्र भी हो गया है। बस पाकिस्तान और बांग्लादेश में इतना ही अंतर है कि बांग्लादेश के पास पाकिस्तान जैसे ही ताकतवर आर्मी और परमाणु बम, फाइटर प्लेन्स, ये सब कुछ नहीं है। यही पाकिस्तान और बांग्लादेश में अंतर है। बाकी ये दोनों एक किमाश के एक जैसे राष्ट्र हैं और इन दोनों राष्ट्रों का एक मात्र ऑब्जेक्टिव है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है जिसका नाम है जिहाद। यानी कि प्रत्येक गैर मुस्लिम को मार पीट के, डरा धमका के, लालच दिखा के, साजिश करके, कैसे भी करके या तो मार डालना, या उसको टैक्स देने पे मजबूर करना, या उसका शोषण करना, या उसकी हत्या कर देना, या उसको किसी भी प्रकार से ख़त्म कर देना। बस इसके अलावा इनका और कोई एजेंडा नहीं है। ये टीचर हों, साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों, लेक्चरर हों, चपरासी हों, सफाई कर्मी हों, पुलिस वाले हों, सेना वाले हों, कहीं भी किसी भी पोस्ट पे किसी भी रूप में हों, नर हों, मादा हों, दोनों के बीच के नपुंसक हों, किसी भी स्थिति में कुछ भी हों, इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि इस जगह रहते हुए, इस पद पे, इस कार्य पे रहते हुए मैं किस प्रकार से किसी गैर मुस्लिम को बर्बाद, तबाह, दुखी और परेशान कर सकता हूँ, बस। और इनकी कोई दूसरी चीज़ इनके दिमाग में नहीं चलती है। ये दोनों देश के प्रत्येक नागरिक के दिमाग में 24/7 365 दिन एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि गैर मुस्लिम के आंसू कैसे बहे, बर्बादी कैसे बहे, खून कैसे बहे। इस तरह की सोच इन दोनों देशों के नागरिकों के अंदर पिछले कई वर्षों से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से बराबर इंजेक्ट की जा रही है। वहाँ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, वहाँ की टीवी, मीडिया, रेडियो, प्रत्येक तरीके से वहाँ के प्रत्येक नागरिक को यही चीज़ सिखाई जा रही है कि बस किस प्रकार से गैर मुस्लिमों को हमको तकलीफ़ देनी है, किस तरह से उनको तबाह और बर्बाद करना है। यही इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है। सड़क नहीं बनानी है, बिजली नहीं बनानी, पानी की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, कुछ भी नहीं करना है। मतलब न कोई पंचवर्षीय योजना है, न कोई नीति नियम कानून है, न कोई संसद है, न कोई न्यायालय है, न कोई पुलिस है। बस एक ही चीज़ है, प्रत्येक नागरिक का एक ही लक्ष्य है, गैर मुस्लिमों की तबाही, उनका नरसंहार। अगला राष्ट्र है ईरान। अगर हम ईरान के बारे में बात करें तो ईरान के अंदर इस तरह की जो समस्या है ये 1979-80 से शुरू हुई है। यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ समय बाद से ईरान के अंदर भी यही पूरी की पूरी विचारधारा फैलने लगी है। और पीछे से वो विचारधारा बढ़ रही है, ईरान भी इस प्रकार का ही राष्ट्र होता जा रहा है, एक उन्मादी कट्टर आतंकवादी राष्ट्र। लेकिन ईरान के साथ ये है कि उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी, रशिया और चाइना की हेल्प, इसके साथ साथ बहुत उन्नत एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सब भी उपलब्ध है। तो हमारे पास तीन राष्ट्र ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं, ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये भारत की सीमा के बिल्कुल नज़दीक तीन ऐसे राष्ट्र तैयार हैं जिनके अंदर बहुत तीव्र और उग्र आतंकवादी जिहादी विचारधारा पल रही है। और दूसरी तरफ ये आर्थिक रूप से अस्थिर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान तो आर्थिक रूप से बर्बाद है ही है, बांग्लादेश है ही है, ईरान भी उसी राह पे चल पड़ा है, उसके ऊपर हमले हुए, समस्या बढ़ती जा रही है। तो ये तीनों राष्ट्र आतंकवादी और उग्र विचारधारा तो इनमें फैली हुई है, साथ ही साथ इनके अंदर भिखारीपन भी बढ़ता जा रहा है, गरीबी समस्या, मुफलिसी भी बढ़ती जा रही है। और उसी के साथ जैसे ही गरीबी बढ़ेगी, उग्र विचारधाराएं बढ़ेंगी, तो सामाजिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ेगी। और इस प्रकार की स्थिति पूरी तरह से और ज़्यादा फेवरेबल हो जाती है आतंकवाद के डेवलपमेंट के लिए। अलकायदा, तालिबान, हमास, बगदादी का जो संगठन था, आईएसआईएस कहते हैं जिसको, उस टाइप के ग्रुप बनने, उस टाइप की बहुत बड़ी बड़ी उग्रवादी समूहों और सैन्य शक्तियों का उदय होने के लिए ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। तो भारत के चारों तरफ ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगर रूस और यूक्रेन का रूट लंबा चलता है, अगर अमेरिका का डॉलर जल्दी से जल्दी नहीं गिरता है, और ये जो गति चल रही है, गतिरोध चल रहा है चीन अमेरिका के बीच, चीन रशिया के बीच, ये और लंबा चलता है, तो भारत के लिए
बहुत भयानक और बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत भयानक और बुरे दिन आने वाले हैं। जैसे जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध लंबा खींचेगा, समस्याएं बढ़ेंगी यूरोप में भी, समस्याएं बढ़ेंगी रशिया में भी। जैसे जैसे ये ट्रेड वॉर और अमेरिका के डी डॉलराइजेशन को रिकवर करने के लिए की गई नए नए हथकंडे एक्टिव होंगे, चीन और अमेरिका का ट्रेड वॉर डिफिसिट बढ़ता ही जाएगा। वैसे वैसे ये ईरान, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश और हमारे आसपास के ये मुल्कों के अंदर की गतिविधियाँ और अधिक उग्र और आतंकवाद से प्रेरित होती जाएंगी। और भारत के लिए ख़राब समय आएगा। क्यों? क्योंकि उस समय रूस भी अपने समस्याओं में उलझा होगा, चीन को इनसे कोई मतलब ही नहीं है, वो सपोर्ट और कर देगा इन आतंकवादियों को। और भारत के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे विश्व व्यवस्था परिवर्तन का समय नज़दीक आ रहा है, डॉलर के परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण, डॉलर के पतन की प्रक्रिया के कारण, वैसे वैसे ये चीज़ें भारत के विपरीत जाएंगी अगर रूस यूक्रेन की इस लड़ाई का जल्दी निर्णय नहीं आता है। मतलब लड़ाई रुक गई फिर शुरू हुई, रुक गई फिर शुरू हुई, ऐसा चलता रहा तो धीरे धीरे भारत भी इस आग में, इस लपटों में आएगा। और इसका इलाज एक ही है कि या तो तुम इन लाइलाज घावों को पूरी तरह से ओपन करके, सही करके और इनका ऑपरेशन कर दो, जिनका नाम है ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। या फिर इतने पावरफुल बन जाओ कि चीन या अमेरिका कोई भी इनको टूल बना के तुमको अस्थिर करने का प्रयास ना कर सके। तुम्हारे पास इतने वेपन, इतनी पावरफुल आर्मी, इतने आर्मी पर्सनल्स होने चाहिए, एक्टिव पर्सन होने चाहिए कि अमेरिका या चीन सोचने से पहले भी कांप जाए। तो उपाय यह है कि भारत जिस प्रकार से आर्थिक महाशक्ति बन के उभरा है और आर्थिक महाशक्ति के रूप में ऊपर पायदान पे चढ़ता जा रहा है, उसे सैन्य रूप से भी एक महाशक्ति बनना होगा। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके वॉर प्लेन, फाइटर प्लेन और उसकी ज़मीनी आर्मी, ये चीन और अमेरिका के मुकाबले टक्कर देने वाली संख्या और क्वालिटी और क्वांटिटी में होने चाहिए, ताकि भारत बिना सोचे, बिना विचार किए, बिना किसी रोक टोक के पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान जैसे पागलों का अपने आसपास में बैठे हुए इन जंगली क्षेत्रों का पूरी तरह से सफाया कर सके और इनको बिल्कुल ठीक कर सके, इनको ठिकाने लगा सके। और ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमारे सेना के पराक्रम के कार्यों को हमें डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष के फ़ोन करने पर रोकना ना पड़े। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम इतने सशक्त हो जाएं कि ये बड़े राष्ट्र चीन, अमेरिका जैसे टूल बना के इन आतंकवादी राष्ट्रों को हमारे खिलाफ उपयोग ना कर सकें।